नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। बंगाल में गरजे पीएम, कहा तृणमूल कांग्रेस की निर्मम सरकार बंगाल की महिलाओं पर अत्याचार करने वाले गुंडों के साथ। प्रधानमंत्री का ऐलान, भाजपा की सरकार बनने पर राज्य में नहीं बचेंगे घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए दिग्गज नेताओं का प्रचार, विपक्षी पार्टियों ने भी झोंकी प्रचार में ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, दुनिया में चल रहे तनाव और संघर्ष के बीच महात्मा बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक। उनके शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को किया याद। पीएम मोदी ने मन की बात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का किया जिक्र, कहा यह राष्ट्र के सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। लोगों से की स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को चुनने की अपील। देश के कई हिस्सों सहित समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में, तापमान सामान्य से काफी ऊपर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, लोगों को दी सावधानी बरतने की सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से मचा हड़कंप, ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया, शूटर को लिया गया हिरासत में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के आरामबाग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 15 साल तक टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए, जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जन सैलाब कह रहा है, भय आउट, भय भय भय, भरोसा भरोसा भरोसा, बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को साथियों, 15 साल पहले आपने बहुत भरोसा करके यहां टीएमसी की सरकार बनाई थी। आप वहीं रुकिए बहन, आप वहां रुकिए। नहीं, ऐसा नहीं करते। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप वहीं रुकिए। साथियों, देखते ही देखते वो निर्मम सरकार में बदल गई। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली
ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। साथियों, टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया है। इसलिए लोग आए दिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। साथियों, एक और उदाहरण 2023 के पंचायत चुनाव का है। हर राज्य में पंचायत चुनाव राज्य सरकारें कराती है। सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं का होता है, लेकिन कोर्ट को लगा कि टीएमसी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश दिया। यानी टीएमसी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। साथियों, एक और उदाहरण संदेश खाली की जांच का है। इसमें भी कोर्ट ने टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर बेटी, इसके साथ रेप हुआ, मर्डर किया गया। किसी को भी टीएमसी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था। लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। वीरभूम में लोगों को जिंदा जलाने का मामला हो, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच हो, ऐसे कई सारे केस में आप सबके सामने रख सकता हूं, जहां कोर्ट ने टीएमसी सरकार की मंशा को एक्सपोज किया है। साथियों, हद तो यह है कि ये निर्मम सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में भी रुकावट डालती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को लेकर टीएमसी को एक जोरदार तमाचा मारा है। आपने देखा, टीएमसी सरकार जांच में रुकावट डाल रही थी, सबूतों को मिटाने का प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने ऐसी हरकतों को लोकतंत्र के लिए खतरा तक माना। साथियों, ये दिखाता है कि टीएमसी ने मां, माटी और मानोस हर किसी को धोखा दिया है। इसलिए टीएमसी के नेताओं के मुंह से अब मां, माटी और मानोस ये शब्द भी नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने मां को रुलाया है। माटी को घुसपैठियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष पर हिंसा, अत्याचार और पलायन की तलवार लटकी रहती है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आज बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है।
तो ये आरामबाग पश्चिम बंगाल से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन देख रहे थे, जो कि वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, वो गरजे एक तरह से, उन्होंने कहा कि टीएमसी जो है यानी कि तृणमूल कांग्रेस वो निर्मम सरकार है और वो अत्याचारियों गुंडों के का संरक्षण करने वाली सरकार है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर ठाकुर नगर में मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की और यहाँ पर संप्रदाय के संस्थापकों हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर की समाधि स्थित है यहाँ पर, इस जगह पर। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर ठाकुर नगर में मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि इस स्थान पर संप्रदाय के संस्थापकों और संस्थापकों जिसमें हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर की समाधि यहाँ स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर ठाकुर नगर में मथुआ ठाकुर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मथुआ समुदाय और उनके संस्कृति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विशेष लगाव रहा है। 2019 की इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोरो मां बिना पानी ठाकुर के चरणों में नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारत का डेयरी सेक्टर आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बताया कि वैल्यू एडिशन से हमारे पारंपरिक स्वाद को नई उड़ान मिली है। जम्मू कश्मीर की कलाकारी चीज़, जिसे कश्मीर का मोज़रेला कहते हैं, और लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की याक के दूध से बनी छुर्पी, जो अब ब्रेकफास्ट से डिनर तक दुनिया की प्लेटों में पहुंच रही है। पीएम ने कहा, भारत का स्वाद अब लोकल से ग्लोबल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात की टोपलीनु पनीर यानी सुरती चीज अपनी अलग पहचान बना रही है। आज भारतीय कंपनियां आधुनिक तकनीक और बेहतर पैकेजिंग के साथ इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं, जिससे हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि भारतीय चीज अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के बाजारों और रेस्टोरेंट्स तक पहुंच रही है। भारत के डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोज़रेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में छुर्पी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है। इस चीज की खास बात यह है कि इसे याक के दूध से बनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में टोपलीनु पनीर, जिसे सुरती चीज भी कहा जाता है, वह भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैंने यहाँ सिर्फ कुछ नाम लिए हैं, लेकिन हमारे देश में स्वाद की यह दुनिया बहुत व्यापक है। आज इस परंपरा को नई ताकत मिल रही है। अनेक भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। आधुनिक तकनीक आ रही है, बेहतर पैकेजिंग हो रही है और हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने नव वर्ष के साथ कई पर्व मनाए गए और अब 9 मई को
पोचिशे बोईशाख पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव महान लेखक, विचारक और संस्थानों के निर्माता थे जो स्थायी रोजगार और गांव के कल्याण वाले उद्योगों के पक्षधर थे। उन्होंने रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में है और शांति निकेतन की यात्रा पीएम के लिए अविस्मरणीय रही। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी याद दिलाता है। इस महीने देश के कई हिस्सों में नववर्ष सहित अनेक पर्व त्योहार मनाए गए। कुछ ही दिन बाद 9 मई को पोचिशे बोईशाख के अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए ऐसे उद्योगों के पक्षधर थे जिनमें स्थायी रोजगार मिलने के साथ ही गांवों का भी कल्याण हो। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में बना हुआ है। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्राएं अविस्मरणीय रही। उन्हें एक बार फिर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद भी दिलाता है। मैं मां भारती की सभी वीर संतानों को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर क्या रही दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशारा ने। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि हर बार कोई ना कोई सीखने की चीज़ वो देते हैं। प्रकृति से जो बम्बू जिसको हम यूजलेस मानते हैं, उससे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी शोरूम बनाकर उनमें सोर्स ऑफ इनकम और किस प्रकार से पेंट करके उनको सुंदर बनाया जा सकता है, ये सीखने की बात है। जैसे याक के दूध से कुछ खाने की चीज़ें बनाई जा रही हैं और अनेक चीज़ें मैंने कहा कि भी हर बार जो है ना मोदी साहब की जो है ना मन की बात में कुछ देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए कुछ हमेशा ही नया सीखने को मिलता है। आज याक के दूध से जो हमारे खाने की जो चीज़ें बनती हैं उनके विषय में हमें बहुत अच्छा लगा। भारतीय चीज़ का भी देशों में डंका, ये मोदी जी का प्रयास है और इससे गांव देहात के किसानों को, चरवाहों को एक नया उद्योग मिला है। वैसे तो मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ नए बताते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बांस के बारे में बताया कि बांस से बनी चीज़ें बन रही हैं और जो भारत में चीज़ बन रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में आजकल बहुत प्रचलित है चीज़ और भारत में ही चीज़ बन रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। पीएम हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा, जब भी मन की बात होती है कोई ना कोई नई चीज़ बताते हैं जिससे हमारा ज्ञान और मजबूत होता है। आज उन्होंने बच्चों की बात की, जिन बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, उनसे बच्चों के नाम जब टीवी पर आते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि वो और अपने क्षेत्र में और अच्छे से अच्छा कर पाएँ। शिक्षा के बारे में बात की, ओलंपियाड के बारे में लड़कियों के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शनिवार को 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का आगाज हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस सम्मेलन में देश भर से आए सैकड़ों संतों ने हिस्सा लिया और इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय आध्यात्मिकता के जरिए सनातन संस्कृति की रक्षा रखा गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में उपस्थित संतों ने कर्म की शुद्धता, अहिंसा और सकारात्मक सोच को समाज निर्माण के लिए जरूरी बताया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्षों की बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। खबर है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। समझौते के तहत भारत के लगभग 100% उत्पाद न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री पहुंच सकेंगे, जिससे व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ भारत के उद्योग जगत को नए अवसर भी मिलेंगे। वहीं डील से पहले आज न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले ने परिवार के साथ और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ आगरा स्थित ताजमहल का दौरा किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता
न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले और मेरे बीच कई वर्षों से बातचीत के बाद तय हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ, उसको कल साइन करने जा रहे हैं। उसको मोहर लग जाएगी कल, और कुछ ही महीनों में फिर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पे व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। Can I show the appreciation of the government of New Zealand to Prime Minister Modi and my great friend Minister Goyal, the friendship they have shown New Zealand. The free trade agreement that we will sign tomorrow in New Delhi is significant. It is one of the best in the world. It was the fastest negotiated. We've shown everybody all around the world when the two like-minded countries come together, great things can happen for our citizens. तो आपको बता दें कि कल भारत और न्यूजीलैंड करेंगे ऐतिहासिक व्यापार समझौता, और समझौते से पहले न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले का आगरा दौरा बेहद महत्वपूर्ण। भारत के जो लगभग 100% उत्पाद न्यूजीलैंड में ड्यूटी फ्री इसके जरिए पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं जनगणना। भारत में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, और ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा, जिससे आंकड़े पहले से अधिक तेज और सटीक तरीके से जुटाए जा सकेंगे। जनगणना किसी देश या क्षेत्र की आबादी से जुड़ा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों को जुटाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यही आंकड़े सरकार को नीतियां बनाने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करते हैं। भारत में जनगणना के शुरुआती संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मुगल काल में अबुल फजल की कृति आयन अकबरी से मिलती है। आधुनिक भारत में पहली जनगणना 1865 से 1872 के बीच हुई, जबकि पहली समकालिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। जनगणना 2027 भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान माना जा रहा है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। मोबाइल आधारित ऐप के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा और CMMS पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। जनगणना 2 चरण में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास गणना 2026 में होगा, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में किया जाएगा। इस बार जनगणना में व्यापक जातिगत गणना भी शामिल की जाएगी। सरकार ने इसके लिए करीब 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत लोगों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसे किसी अन्य संस्था या न्यायालय में साझा नहीं किया जाएगा। करीब 31 लाख गणनाकर और पर्यवेक्षक तथा 1 लाख से अधिक अधिकारी इस अभियान में तैनात किए जाएंगे। उन्नत डिजिटल तकनीक और मजबूत डेटा सुरक्षा प्रणाली के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े कम से कम समय में उपलब्ध कराए जा सकें। जनगणना 2027 से देश को विस्तृत आंकड़े मिलेंगे, जो भविष्य की योजनाओं और समावेशी विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। और उज्बेकिस्तान के नमनगान में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलेक 2026 2 हफ्ते के प्रशिक्षण के बाद सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। और इस अभ्यास का मकसद अर्ध पर्वतीय इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और साथ मिलकर ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ाना था। अभ्यास के दौरान सैनिकों ने टोही, हवाई निगरानी, हेलीकॉप्टर फायरिंग और घरों में ऑपरेशन जैसी गतिविधियों का अभ्यास किया। इसमें इंजीनियर और मेडिकल टीमों ने भी हिस्सा लिया। का एक संयुक्त कमान और कंट्रोल सेंटर बनाया गया, जहां से पूरे ऑपरेशन को संचालित किया गया। ड्रोन की मदद से निगरानी की गई और बार बार अभ्यास कर टीम वर्क को मजबूत किया गया। समापन समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। वहीं कमांडरों के रात्रि भोज ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और आपसी भरोसे को दर्शाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।